बिहार में बीजेपी की लिस्ट कब आ रही है? बड़े चेहरे जैसे कि अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, इनका क्या होने वाला है? आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव तो ताबड़तोड़ अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, मगर बीजेपी की बातचीत आखिर कहां फंसी हुई है, किन सीटों पर फंसी हुई है, आज आपको ये बताएंगे। साथ ही साथ दो चेहरे, मुकेश सहनी और पशुपति पारस, जिनका अभी क्लियर नहीं है मामला कि वो किस तरफ हैं, क्या करने वाले हैं, ये आज आपको बताएंगे। और बताने के लिए, जानकारी देने के लिए बिहार से जुड़ी हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बाकी बिहार है, राजनीति है, खूब सारी खबरें हैं, मगर जनता को सिर्फ एक खबर का इंतजार है कि लिस्ट कब आ रही है बीजेपी की, बीजेपी के बड़े चेहरों का क्या होने वाला है। रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे, बड़े नाम हैं। क्या सोच रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी की लिस्ट आज भी आ सकती है या कल तक जरूर आ जाएगी जी। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पहले चरण का चुनाव है। आप जानते हैं पहले चरण का चुनाव जो है वो मिड अप्रैल में है जी, 19 तारीख। इसलिए 19 तारीख को, इसलिए बीजेपी को अपना लिस्ट डिक्लेयर करना बीजेपी की मजबूरी है। और नामांकन प्रक्रिया शुरू भी और नामांकन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी इतना समय क्यों लगा रही है, तो कई सीटों पर बीजेपी के बहुत सारे पेच उलझे हुए जिसको बीजेपी सुलझाने में लगी हुई है। हर एक सीट पर 3-3 नाम भेजे गए हैं जी। अगर आप बड़े चेहरे की बात करें, अगर आप रविशंकर प्रसाद की बात करें, तो उस सीट पर भी ऋतुराज सिन्हा भी दावा ठोक रहे हैं जी। एक और तीसरे नाम थे नितिन नवीन, उनको तो मंत्री बना दिया गया है जी। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है जी। इसको लेकर के भी माथापच्ची तैयार करनी है, माथापच्ची की जा रही है। अब जहां तक सवाल है कि बीजेपी मैक्सिमम सीट भी जीतना चाहती है, साथ ही साथ सेकंड लाइन की लीडरशिप भी तैयार करना चाहती है। इन दोनों चीजों को बीजेपी आगे रखना चाह रही है और इनमें संतुलन बिठाना चाह रही है। सेकंड लाइन का लीडरशिप भी तैयार हो और बीजेपी अपने मिशन 40 को भी पूरा करे जी। अब इसके तहत आपने सुना कि कई चेहरे बदले जा सकते हैं। उसमें चर्चा हुई कि अश्विनी चौबे बदले जा सकते हैं, चर्चा हुई राधा मोहन सिंह बदले जा सकते हैं, चर्चा हुई क्या रविशंकर प्रसाद बदले जा सकते हैं। तो इन तमाम बातों का फैसला आज हो जाएगा जी। मैंने आपको बताया कि हर सीट से 3-3 उम्मीदवार का नाम भेजा गया। बिल्कुल। और छोड़िए, काफी समय तक गिरिराज सिंह का भी नाम लिया जाता रहा कि इनके सीट को बदला जाएगा जी। टिकट कटे ना कटे, लेकिन इनका सीट बदला जा सकता है। पर मुझे अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं नजर आती, दिखाई नहीं पड़ती है। गिरिराज सिंह जिस तरीके से बेगूसराय में लगे हुए हैं, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही लड़ेंगे। जहां तक सवाल है अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, तो एक बात मैं बहुत साफ बता दूं, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे होंगे इस बात को जानने का कि आखिरकार इनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं, ये जो बड़े नाम हैं, इनके बारे में सीधा फैसला प्रधानमंत्री करेंगे जी। इनके अलावा कोई फैसला नहीं करेगा। इसलिए जो तमाम तरह की बातें हैं कि अश्विनी चौबे के टिकट कट गए हैं, रविशंकर प्रसाद का टिकट कटना तय है, राधा मोहन सिंह का टिकट कटना तय है, ये अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है जी। मुझे जो जानकारी है वो ये है कि जो इतने बड़े नाम हैं, उनका टिकट का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री करेंगे जी। और कोई नहीं करेगा। इसलिए बीजेपी के अंदर भी मेरी बड़े नेताओं से बात हुई है, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली ये बात कही है कि देखिए, इनके टिकट कटने को लेकर के चर्चा तो है, लेकिन इनको टिकट दोबारा दिया जा सकता है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो आप पाएंगे कि 51 में से 47 टिकट रिपीट किया गया। बिल्कुल। ऐसे में सवाल उठता है कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और जो कुछ लोगों का टिकट रोका गया है, तो उस पे चर्चा जारी है, वो भी कभी ना कभी रिलीज कर दिया जाएगा जी। और कुछ लोगों का टिकट रुक सकता है, जैसे वरुण गांधी का रुक सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि लंबे समय तक वो एंटी बीजेपी
लेते हैं, बयान पब्लिक देते में हैं। बोलते रहे, जी। मीडिया में बोलते रहे, पर इन नेताओं पर इस तरह का आरोप नहीं है। इसलिए बड़ा सवाल उठता है कि अश्विनी चौबे का टिकट कट जाएगा, इस तरह की बात जो भी करते हैं वो बेईमानी है अभी, क्योंकि इनको लेकर के फैसला सीधा प्रधानमंत्री करेंगे। जी रविशंकर प्रसाद को लेकर के प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि बक्सर से एक और नाम बहुत चर्चा में है, आनंद मिश्रा जी आईपीएस ऑफिसर हैं, अन्ना मलाई के बैचमेट कहे जाते हैं, जी। काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव जी। हैं। इस सब के बावजूद अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री हैं। जी इस सब के बावजूद अश्विनी चौबे उन नामों में गिने जाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने में लोग घबराते थे, डरते थे कि बिहार में उनकी राजनीति चल पाएगी या नहीं जी, चल पाएगी। जी। तो अश्विनी चौबे भी उनमें से एक थे जो कि बोला करते थे कि अब मोदी के हाथों नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। गिरिराज सिंह भी उनमें से एक हैं जो सबसे आगे बढ़ करके बोलते थे जी कि मोदी के बगैर बीजेपी का भला नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी इनको भूल जाएंगे? जी ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। ट्रैक रिकॉर्ड तो कहता है कि नहीं भूलेंगे। जी हाँ, और आप देखें तो पिछला कोई चुनाव ये हारे तो है नहीं जी। इसलिए इनके ऊपर हारने का भी ठेकरा नहीं है। जहां तक राधा मोहन सिंह का सवाल है, तो राधा मोहन सिंह की भी नजदीकी नरेंद्र मोदी से काफी कही जाती है। जी वो वृद्ध हो गए हैं, 75 पार कर चुके हैं। उन पर यह भी आरोप है कि संसद में भी एक्टिव दिखते नहीं थे। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। मैं अंदर की बात आपको बता दूं, उनसे पूछा भी गया कि आप कौन से नाम को रिकमेंड करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने प्रमोद कुमार जो कि विधायक हैं उनका नाम भी रिकमेंड कर दिया, लेकिन भरे मन से किया। और हालत उनकी ऐसी हो गई कि एक पार्क का उद्घाटन करना था, वहां वो फफक कर रोने लगे। जी लेकिन उसके बाद से माहौल ऐसा घूमा है कि माना जाने लगा है कि राधा मोहन सिंह का टिकट भी की भी गारंटी हो गई। जी अब आप ये सोचिए कि जब बीच में प्रमोद कुमार के नाम की चर्चा हो रही थी और बीजेपी ने एक पॉलिसी डिसाइड किया कि हम किसी विधायक को टिकट नहीं देंगे। अच्छा, विधायक वाली जी। तो ऐसे में अगर एक विधायक को टिकट देते तो कई विधायक टिकट की मांग कर सकते थे, क्योंकि बीजेपी में वैसे भी असंतोष है। जी। कई एमएलसीज को आपने मिनिस्टर बना दिया, एमएलएस को बनाया नहीं, तो एक बड़ा समूह है एमएलएस का जो कि नाराज चल रहा है। कहता है कि सीधा जनता से संवाद हमारा होता है, जनता के काम हम आते हैं, पार्टी के मैसेंजर हम हैं, पार्टी के दूत हम हैं, और आपने टिकट बांट दिया एमएलसीज के बीच में। जी तो ठीक है, वो नाराज हैं। ऐसे में उसका असर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी, पर यह बात बहुत साफ है। आपको बता दें कि इन टिकटों के बारे में फैसला सिर्फ और सिर्फ पीएम करेंगे। बिल्कुल, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि बिहार के ये जो बड़े नाम पंकज जी ने जो बताए वो चुनाव मैदान में उतरते हैं कि नहीं। तभी मुझे लगता है जो पंकज जी के सूत्र हैं वो भी साफ तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि लिस्ट में उनका नाम तो है और उनके खिलाफ जो माहौल है वो भी है, मगर तय अंत में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मुझे लगता है बैठक चल रही है, इसीलिए पंकज जी कह रहे हैं कि आज या कल तक लिस्ट आ सकती है, नाम आ सकते हैं। अब कितने नाम होंगे ये देखने वाला होगा। मगर पंकज जी, बात यहाँ पर बिहार के लोगों के मन में ये भी आ रही होगी कि लालू प्रसाद यादव लगातार अपने जो उनको टिकट देना है उनके नाम धीमे धीमे फाइनल करते जा रहे हैं। जनता भी इस चीज़ को जान रही है, कार्यकर्ताओं के बीच मैसेजिंग हो रही है कि फलानी जगह फलाने नेता लड़ेंगे, मगर बीजेपी का इंतजार लगातार लंबा हो गया। पहले सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, खिंचता रहा कि कौन कौन अलायंस पार्टनर रहेंगे, किसको कितनी सीटें देनी है, कौन सी सीटें देनी है, सब कुछ तय हो गया। अब बात सीटों पर फंसी। तो क्या लालू यादव इस रेस में आगे हैं, तेजी से निकल रहे हैं? देखिए, सीटों को बांटने में तो लालू प्रसाद आगे। अपने उम्मीदवारों को उन्होंने कह दिया जाइए फील्ड में काम करिए, तो उनके उम्मीदवार फील्ड में काम कर रहे हैं और रोज दिन 4-6 टिकट वो डिक्लेयर कर दे रहे हैं। लालू प्रसाद की कहानी बड़ी अनूठी है। वो एनडीए में ऐसी कहानी नहीं थी। एनडीए में तो एक समय इसी बात पर संघर्ष होता रहा, पशुपतिनाथ पारस कितना, चिराग पासवान कितना। जब उस समाधान पर पहुंचा गया, उसके बाद हुआ कि जेडीयू कितना, बीजेपी कितना, एलजेपी कितना, हम कितना, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितनी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हुए तो उनको एक और एमएलसी का ऑफर किया गया और फिर हुआ कि हम इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब सीटों के बंटवारे को लेकर के घटक दलों को कैसे साथ साधा जा सके, लेकर चला जा सके, ये सारी कवायद होती रही।
लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन के बीच में अभी तक यह फॉर्मूला तो तय हो नहीं पाया है कि आरजेडी कितने पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने पे लड़ेगा और उसके समर्थक दल कितने पे लड़ेगा। एक मैंने ट्वीट भी देखा किसी का था जिसमें लिखा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है, गठबंधन टूट भी सकता है। क्या ऐसी भी कोई संभावना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कांग्रेस आरजेडी के बगैर वहां चुनाव लड़ने जा रही है और आरजेडी कांग्रेस के बगैर चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पर दूसरी सच्चाई ये जरूर है कि आरजेडी कांग्रेस की लोकल इकाई को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही। अगर ले रही होती तो आप देखिए, पप्पू यादव का कांग्रेस में एंट्री हो रहा था और खुद कांग्रेस के जो लोकल इकाई, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद नहीं थे, कोई बड़े नेता मौजूद नहीं थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है, लालू प्रसाद इसको लेकर के बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं पड़ते हैं। और यह भी सच बात है कि कांग्रेस कभी भी लालू प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहेगी और लालू प्रसाद जो कहेंगे कांग्रेस के बड़े नेता उस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए वहां की लोकल इकाई लड़ तो रही है कि हमें 10 सीट दीजिए, 9 सीट दीजिए, 12 सीट दीजिए, लेकिन कांग्रेस 6 या मैक्सिमम 7 उससे ज्यादा देती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए कांग्रेस को लेकर के जहां तक लालू प्रसाद का अप्रोच है तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। वो ये दिखाई पड़ रहा है कि बिना कांग्रेस से कंसल्ट किए हुए वो टिकट बांट दे रहा है। पर बीजेपी में तो यह संभव नहीं है, एनडीए में संभव नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार भी इंपॉर्टेंट घटक दल है। चिराग पासवान ने भी जिस तरीके से बगावत का सुर तब तक अपनाए रखा था जब तक उनको क्लियर नहीं कर दिया गया कि आपको ये 5 सीटें दी जा रही। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही है, और जिसकी संभावना है कि आज से कल तक कर लेगी, क्योंकि आज कोर कमेटी की बैठक है, संसदीय समिति की बैठक है, सम्राट चौधरी वगैरह तमाम लोग दिल्ली में आपको दिखेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि कई सीटों पर पेच फंसा हुआ और कई सीटों पर निर्णय लिया जाना बहुत जरूरी है और निर्णय लेने के लिए उसमें प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री उस सीट को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या फैसला करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक नया सीट एलजेपी कोटे से जो बीजेपी ने लिया है वो है नवादा। नवादा में कौन चुनाव लड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नवादा में एक नाम विवेक ठाकुर का चलता है जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनका चल रहा है और उनके परिवार की नजदीकी भी प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ज्यादा है। अगर आप विवेक ठाकुर के पिता की बात करें तो विवेक ठाकुर के पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे, सीपी ठाकुर। डॉक्टर सीपी ठाकुर सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। डॉक्टर सीपी ठाकुर भी नरेंद्र मोदी का नाम तब लेते थे जब बिहार बीजेपी में गिने चुने लोग हिम्मत किया करते थे कि नरेंद्र मोदी को नेतृत्व सौंपने की बात किया करें। और उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साफ कहा था कि वो हमारे नेता हैं, वो बिहार आए, उनका स्वागत। तो समझिए कि राजनीति में पे बैक भी किया जाता है। अभी भी सीपी ठाकुर इतने उम्र दराज हो चुके हैं लेकिन उनको बीजेपी किसी ना किसी तरीके से पुरस्कृत करते रहती है। अब उनके बेटे भी बीजेपी में एक्टिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है कि वो नवादा से लड़ेंगे। लेकिन कुछ और नाम है जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। एक नाम सूरजभान सिंह का भी है, सूरजभान सिंह के परिवार का, क्योंकि सिटिंग सांसद तो वहां से चंदन सिंह है और सूरजभान सिंह अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी ये मान रही है कि भाई पशुपतिनाथ पारस की रीढ़ ही खत्म हो जाएगी। पशुपतिनाथ पारस एनडीए का विरोध नहीं कर पाए और सूरजभान सिंह के परिवार का कोई यहां से चुनाव लड़ता है तो एक भूमियारों में मैसेज भी चला जाएगा, पशुपतिनाथ पारस की मेन शक्ति को, ताकत को अपने तरफ खींच लिया जाएगा और वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। वैसे वर्तमान में सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह वहां से सांसद हैं, वो संयुक्त लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब तो संयुक्त लोजपा 2 भागों में विभक्त है। वो पशुपतिनाथ पारस के गुट में चले गए थे, पशुपतिनाथ पारस को कोई सीट तो दी नहीं गई है, नवादा बीजेपी के कोटे में आ गई है। ऐसे में वहां पर क्या होगा ये भी तय होना बाकी है। 2 और नाम है जिसकी चर्चा वहां बहुत जोरों पर है। एक अनिल कुमार है,
दूसरी पूनम शर्मा है। दोनों बीजेपी के नेता हैं, वफादार सिपाही हैं, लॉयल कार्यकर्ता हैं। इनको लेकर के बीजेपी क्या सोचती है ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंसा हुआ है और इस पेच को सुलझाने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल। वैसे पहले बहुत चर्चा हुई थी कि औरंगाबाद जेडीयू ले लेगी, लेकिन औरंगाबाद में तो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। वहां तो सालों से जो सांसद हैं सुशील सिंह और उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। उससे पहले 6 बार वहां सत्येंद्र नारायण सिंह सांसद रह चुके हैं। वो राजपूतों का गढ़ माना जाता है, राजपूत उम्मीदवार ही वहां से जीतते हैं। तो बीजेपी अपना सिटिंग सीट किसी और को क्यों देती? तो औरंगाबाद को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल नवादा को लेकर के है, सवाल बक्सर को लेकर के है, सवाल मोतिहारी को लेकर के है, और मैंने आपको कहा कि सवाल पटना साहिब को भी लेकर के जी। पटना साहिब भले ही बीजेपी के लिए सेफेस्ट सीट मानी जाती है, लेकिन उम्मीदवारी को लेकर के तो है कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा, क्योंकि ऋतुराज सिन्हा का भी कद बीजेपी में काफी ज्यादा बढ़ा है जी। और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, इस बार के सिटिंग सांसद हैं। तो इन तमाम बड़े चेहरे पर फैसला आज ही होना है जी। और इन तमाम सीटों पर फैसले को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं उलझन में थी और इसको निपटाने में लगी हुई है। अब देखिए बीजेपी इसको किस तरीके से निपटा पाती है, उसकी जीत कहां होती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में एक और सीट है सासाराम। सासाराम रिजर्व सीट है जी। वहां से किसको लड़ाया जाएगा? छेदी पासवान वहां के सांसद हैं, उनका भी कहा जा रहा है कि टिकट कटना तय है। तो क्या वाकई अगर उनका टिकट कटता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस को लेकर के, पब्लिक कनेक्ट को लेकर के और तमाम तरह की बातों को लेकर के सवाल उठते रहे जी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वहां से किसको लड़ाया जाएगा? क्या गुरु प्रकाश पासवान लड़ेंगे जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, या वहां एक कवि हैं उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ेंगी जो कि रविदास समाज से आती है? सवाल ये भी है क्या ललन पासवान चुनाव लड़ेंगे? उनकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है। तो इन तमाम नामों को लेकर के फाइनली एक नाम चिन्हित किया जाएगा और आज बताया जाएगा कि ये उम्मीदवार होंगे और उसके बाद पार्टी उन नामों के सहारे चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल। तो हर सीट पर लड़ाई है, मगर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को भी ये भी तय करना है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये बड़ी जंग उनके लिए बाकी है और बीजेपी को ये तय करना बाकी है कि कौन सीट पर कौन प्रत्याशी उतरेगा। देखिए कब ये उलझन सुलझती है और बिहार की जनता के सामने लिस्ट आती है। मगर एक सवाल अब भी बिहार की जनता के मन में पनप रहा है, वो 2 नामों को लेकर है। एक पशुपति पारस को लेकर कि वो उनका क्या स्टैंड है, वो किस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा जो खो से गए हैं मुकेश सहनी, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या स्टैंड है। क्या वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय अकेले अपने पार्टी के बल पे लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी के बल पे, या फिर वो किसी के साथ अब भी जा सकते हैं? देखिए, जहां तक आपने पशुपतिनाथ पारस की बात की तो मैंने आपको कहा कि पशुपतिनाथ पारस को भी आरजेडी मानती है कि अब इनके पास कोई वो आधार वोट है नहीं। एक नाम के लिए इनके नाम पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैंने कल ही अपने वीडियो में बताया था कि इनसे कहीं ज्यादा चर्चा दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बेटी की हो रही है, जो कि चिराग पासवान के खिलाफ खड़ी हो सकती है। वो भी दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बेटी है। तो आप समझ लीजिए कि क्या भाई बहन आमने सामने होंगे। लालू प्रसाद को आरजेडी की संसदीय बोर्ड ने अधिकृत कर दिया है, लालू प्रसाद ही तय करेंगे कि वहां से किसको लड़ाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बेटी की हो रही है, क्योंकि उनके पति आरजेडी दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी। तो इस बात को जान लीजिए। तो सवाल उठता है कि ऐसे में पशुपतिनाथ पारस का क्या होगा। तो आप सुनील सिंह, जो कि लालू परिवार में बहुत एक्सेस रखते हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, उन्होंने तो कह दिया था अपने बयान में कि ये दगे हुए कारतूस को लेकर के आरजेडी क्या करेगी। आरजेडी में कई बड़े नेता हैं जिनको अकोमोडेट करना मुश्किल हो रहा है।
तो आरजेडी इनको क्यों ढोते चलेगी। जी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद इनको लेकर के सोचेंगे। ये एक सवाल है और इसकी चर्चा चल रही है जी। लेकिन मुझे लगता है इनकी संभावना बहुत कम। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है तो मुकेश सहनी के समर्थक अभी भी दावा कर रहे हैं कि आरजेडी में उनकी बात चल रही है और 1-2 नहीं 5-5 सीट की मांग कर रहे हैं वो। अच्छा। और अब मुकेश सहनी की यही तो खासियत है कि वो एनडीए में भी थे, एनडीए 1 सीट देने को तैयार नहीं थी और जब 3 सीट देने को तैयार थी तो ये 5 सीट मांगते थे, उसके बाद 40 विधानसभा की सीटें मांग रहे थे और जब वो मौका गंवा दिया तो अभी इधर गए थे जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो एनडीए ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। जी। इस बात को तो लालू प्रसाद भी समझ रहे हैं। तो लालू प्रसाद अब अपने टर्म्स पे बात करेंगे ना, कोई मुकेश सहनी के टर्म्स पे तो बात करेंगे नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अब मुकेश सहनी के पास विकल्प भी तो एकमात्र लालू प्रसाद ही बच गए। बिल्कुल। ऐसे में लालू प्रसाद अगर उनको सीट देते भी हैं तो कौन सी सीट देंगे, ये सोचना दिलचस्प है। क्योंकि मैं आपको बताऊं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। ये बिहार की राजनीति इतना प्लेन तरीके से आप उसको नहीं देख सकते। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो संयुक्त एलजेपी से बीना देवी लड़ी थी वैशाली से, वो भी वीआईपी के संपर्क में। अच्छा। क्योंकि उनको डाउट है कि चिराग पासवान उनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे। जी। ऐसे में अगर वीआईपी को 2 टिकट मिलता है तो 1 टिकट से बीना देवी लड़ना चाह रही हैं, तो बीना देवी एनडीए से भी लड़ना चाह रही हैं और महागठबंधन से भी लड़ना चाह रही हैं। एनडीए में वो चिराग पासवान के संपर्क में है और महागठबंधन में वो वीआईपी के जरिए चुनाव लड़ना चाह रही हैं। ये भी सच है। ये आप सियासी गलियारे में आप इसकी चर्चा सुन सकते हैं। कई लोग इसकी बात कर रहे हैं पर सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद इनको कितना तवज्जो देंगे जी। 1 सीट देंगे कि 2 सीट देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि मुकेश सहनी, पशुपतिनाथ पारस, बहुजन समाज पार्टी, कई ऐसे दल मिलकर के एक तीसरा मोर्चा भी बनाने के प्रयास। अच्छा। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या ये तीसरा मोर्चा किस तरीके से प्रभावी होगा। लेकिन कई दल इकट्ठा होकर के एक तीसरे मोर्चे को बनाने के प्रयास में हैं। मुझे लगता है जब महागठबंधन से भी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा अगर वो भी पूरा होता नहीं दिखेगा तो इनके पास एक तीसरा मोर्चा बनाने के सिवाय और विकल्प क्या बचा है जी। आप सोच करके देखिए। बिल्कुल। क्योंकि इसकी भी संभावना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बीजेपी का टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए और बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी क्या डिक्लेयर करती है, उसके बाद बिहार की राजनीति में आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा और तेजी से होता दिखाई देगा। मुझे लगता है बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। लगातार आपको हम अपडेट दे भी रहे हैं कि कब तक लिस्ट आ सकती है, कौन कहाँ दावेदार है, क्या कुछ राजनीति चल रही है। यही बिहार के बारे में आज आपको बताया कि टिकटें कब आ सकती हैं, कौन से बड़े नाम हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा फैसला लेना है। तो जो भी फैसला होता है, जो भी नाम सामने आते हैं, उनके जो भी अपडेट्स आते हैं, यही हमने दर्शकों को बताया कि बीजेपी में वो नाम जिसके बारे में फैसला सीधा पीएम ही करेंगे। बिल्कुल। उनके अलावा कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल। और उन नामों की बात मैंने आपके सामने रख दी जी। और उसके बाद ही ये चर्चा होगी। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है तो कुछ लाइन और ऐड कर दो कि मुकेश सहनी को लेकर के आरजेडी में बहुत उत्साह नहीं है। क्योंकि आरजेडी ये मानती है कि मल्लाह समाज, निषाद समाज का दरअसल स्वाभाविक रुझान बीजेपी के तरफ होता है जी। ऐसे में अगर हम उनको ले भी लेते हैं तो वो जहां से लड़ेंगे उनको हमारे वोटर तो वोट कर देंगे पर उनके वोटर हमारे साथ नहीं आते हैं, वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते। पहले कई बार साथ इन्होंने चुनाव लड़ा है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आरजेडी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए आरजेडी के कई नेताओं से जब बात होती है तो वो कहते हैं चलिए अब लालू प्रसाद जाने कि मुकेश सहनी को 1 सीट देते हैं कि 2 सीट देते हैं। क्योंकि जो अभी तक मेरी जानकारी है 30 सीट लालू प्रसाद अपने पास रखे हुए जी। 6 से 7 सीट वो कांग्रेस को देने जा रहे हैं और 3 से 4 सीट वो लेफ्ट को देने जा रहे हैं।
अब अगर उनको मुकेश सहनी को देना होगा, पशुपतिनाथ पारस को देना होगा, तो लालू प्रसाद अपने ही कोटे से सीट देंगे। बिल्कुल, तो चीज़ें साफ होती नज़र आ रही हैं। बस जनता की नज़र में साफ तब होंगी जब बाकायदा एक ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगी। हमको भी उसी का इंतजार है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं बिहार की राजनीति से जुड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।